आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये 70 के दशक में आए थे अपने शहर से मुंबई हीरो बनने के लिए। यहाँ आने के बाद 30 सालों तक वो फिल्मों में फाइटर और चमचे का किरदार ही करते रहे। सोचा था कि फिल्म में हीरो बनकर बड़े बड़े डायलॉग्स बोलेंगे, उसकी जगह उनके डायलॉग 2 से 3 शब्दों में खत्म हो जाया करते थे। यस बॉस, सॉरी बॉस, गलती हो गई, माफ कर दो बॉस। जब तक यंग थे तब तक चमचा बना के रखा, टाइपकास्ट करके रखा इंडस्ट्री ने। और जब हीरो बनने का समय आया, जब काम को सराहा गया, तब बाल सफेद आ गए थे, हीरो बनने की उम्र नहीं थी। ये तकरीबन 250 फिल्मों में काम कर चुके हैं और समझ लीजिए उसमें से 200 फिल्मों में तो उन्होंने यही सब बोला है। बात करेंगे काला पत्थर के धन्ना, मिस्टर इंडिया के डागा, बादशाह, साथिया जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर शरत सक्सेना की। शरत सक्सेना की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके शरत सक्सेना मुंबई में आए एक्टर बनने। क्यों शरत सक्सेना, जिन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया था विलेन के हेंचमैन के रूप में, उन्होंने 30 सालों तक यही काम किया, ये जानते हुए कि इस काम में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और कैसे जो शरत सक्सेना इंजीनियर बन के मुंबई आए थे हीरो बनने, उन्होंने 30 सालों तक बस हीरो की मार ही खाई है। शरत सक्सेना वैसे तो सातना से है, लेकिन उनका ज्यादातर टाइम भोपाल में ही बीता। उनकी फैमिली में एक उनका बड़ा भाई और एक बहन है। इसके अलावा माता पिता, शरत की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसका टारगेट होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ जाए और आगे इंजीनियर या डॉक्टर लग जाए। शरत के माता पिता की भी यही उम्मीद थी उनसे। भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और स्कूल खत्म होने के बाद शरत ने अपने पिता को जब अपना ड्रीम बताया तो पिता ने एक थप्पड़ लगाने की धमकी दी। शरत ने कहा कि वो एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टर बनने की इच्छा कहां से हुई, बस ज्यादा देर खुद को कांच में देखा करते थे, लुक्स के लिए तारीफ मिलती थी और लगता था कि सुंदर हैं तो बस एक्टर ही बनेंगे। लेकिन पिता की हिदायत थी कि पहले एक अच्छी खासी डिग्री ले लो अपने लिए और फिर जो मर्जी आए वो करो। शरत के पिता ने उनके सामने 2 ऑप्शन रख दिए थे, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। शरत ने इंजीनियरिंग की। जबलपुर से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद शरत ने एक बार फिर से पिता से मुंबई जाने की इजाजत मांगी कि मैं मुंबई जाना चाहता हूं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। तब पिता ने फाइनली शरत को इजाजत दे दी। शरत अपने एक दोस्त के साथ मुंबई आ गए। और मुंबई एक ऐसी नगरी है जो सपने बहुत दिखाती है, लेकिन जैसे ही कोई यहाँ पर कदम रखता है, कुछ दिन यहाँ पर निकालता है, तब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला। आप एक भीड़ वाली दुनिया में आ गए हैं और अब इसमें रास्ता कैसे निकालना है, पहली कड़ी कहाँ से मिलेगी, ये सबसे टफ टाइम होता है। इसी दौरान कुछ समय के लिए शरत सक्सेना ने मशक्कत की, स्ट्रगल किया, काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिला। तब पिताजी ने कह दिया कि फालतू टाइम मत वेस्ट करो, इंजीनियर बने हुए हो, जॉब कर लो। पिताजी के कहने पर शरत को तब जॉब करनी पड़ी थी। हिंद रेक्टिफायर्स में उन्होंने जॉब कर ली थी और एक्टिंग का जब कुछ नहीं हो रहा था तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक लग गया था। एक दोस्त के साथ मिलकर फोटोग्राफी करने लगे थे। इसी दौरान धर्मेंद्र के एक भाई हुआ करते थे वीरेंद्र, उनकी फोटोग्राफी कर रहे थे और तब उनसे बातचीत अच्छी हुई, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तब वीरेंद्र ने उनसे पूछा कि फिल्मों में काम करोगे। शरत ने हाँ किया और उसके बाद कुछ छोटे मोटे किरदार धर्मेंद्र के भाई की वजह से उस दौरान शरत सक्सेना को मिल गए थे। लेकिन इस काम के लिए वो आए नहीं थे, वो तो फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे। इसके बाद शरत ने मुंबई के फेमस स्टूडियो में जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, जितने भी कास्टिंग ऑफिसेस थे, वैसे तब कास्टिंग ऑफिसेस नहीं हुआ करते थे, प्रोड्यूसर्स ही कास्ट किया करते थे, तो उन सभी के ऑफिसेस के चक्कर लगाना शुरू किया। जो भी शरत की फोटो और उनकी शक्ल देखता उन्हें रिजेक्ट कर देता, क्योंकि शरत की बॉडी जो थी वो अच्छी बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी थी। आज की डेट में जहां इस तरह की बॉडी को 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं, वहीं तब 70s में इस तरह की बॉडी वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा फाइटर, विलेन के चमचे का किरदार मिलता था, लेबरस जॉब वाले काम मिलते थे, एक्टर नहीं, राइटर नहीं और कुछ नहीं, बस यही काम मिल सकता है। यही कारण है कि तब शरत को भी इंडस्ट्री से यही जवाब मिला। जब कुछ नहीं हो रहा था, फैमिली से पिताजी बार बार पूछ रहे थे कि कितना टाइम और है, कितना टाइम और है, तब फाइनली भोपाल के एक राइटर थे जो बॉलीवुड में बहुत नाम कमा रहे थे,
सलीम खान साहब। तो क्योंकि शरद भी भोपाल से थे तो इनका कोई कनेक्शन निकल आया और तब सलीम खान साहब से मिलने के लिए शरद वहां पर गए और उन्होंने बताया कि उन्हें काम की जरूरत है। सलीम खान साहब उस दौरान काफी अच्छा कर रहे थे। 70s का टाइम तो सलीम जावेद का टाइम था। यही कारण था कि प्रोड्यूसर्स उनकी बहुत सुनते थे और तब सलीम साहब काला पत्थर फिल्म पर काम कर रहे थे। सलीम साहब ने शरद को यश चोपड़ा से मिलने को कहा और तब यश चोपड़ा ने उन्हें काला पत्थर में धन्ना का किरदार ऑफर किया। ये किरदार एक नेगेटिव रोल था और यहीं से उनके नेगेटिव किरदारों की शुरुआत हुई। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ने लगी इसी तरह के रोल्स उन्हें मिलने लगे। हेंचमैन, चमचा बनना, विलेन एक होता था, ये उसका राइट या लेफ्ट बना करते थे। बीच में शरद को ये भी लगा कि वो जिंदगी में कर क्या रहे हैं। हर रोज सुबह तैयार होकर सेट पर जाते हैं और हीरो की मार खाकर गंदे होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन इधर पर्सनल लाइफ की बात करें तो शरद की शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी हो चुका था। घर की स्थिति काफी खराब थी। इनफैक्ट शरद कहते हैं कि एक टाइम तो ऐसा भी आया कि जब मेरे पास बैंक में मात्र 500 रुपए थे और जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था वो आखिरी प्रोजेक्ट था, उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट मेरे हाथ में नहीं था और इस प्रोजेक्ट से भी मुझे 500 से 700 रुपए मिल जाते, उससे ज्यादा नहीं। तब मैं जिंदगी से बहुत डर गया और तब मैंने टेलीफोन डिक्शनरी में जितने इंडस्ट्री के नंबर्स थे उन सभी पे कॉल किया और सभी से काम मांगा और उनका लक उस टाइम अच्छा था कि सभी लोगों ने उन्हें काम दिया और काम किया वही विलेन का चमचा, मार खाना, फाइट करना, वरना डायलॉग्स तो होते ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात, जो काम वो कर रहे थे वो कोई इजी काम नहीं था। उस दौरान फाइट्स के लिए ज्यादा सेफ्टी मेजर्स फिल्म के सेट पर नहीं हुआ करते थे। अगर ऊपर से जंप लगा रहे हैं तो नीचे या तो एयरबैग होगा या फिर कोई नेट पकड़ के रखेगा। आज जहां केबल और हार्नेस होता है वो फैसिलिटी तो तब थी ही नहीं। शरद कहते हैं कि कई बार उन्हें ऑन सेट चोटें लगी है, गहरे घाव हुए हैं, उनका मसल बाहर आया है और 8 सर्जरीज उनकी हो चुकी है। इस तरह से काम करते करते जिंदगी तो चल रही थी, लेकिन वो एक होता है ना कि इंसान एक साइकिल में फंस जाता है। आगे नहीं बढ़ रहे हो आप हर रोज काम पे जा रहे हो, घर आ रहे हो, पैसा आ रहा है उतना जितना घर चलाना हो और सेटिस्फेक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक टाइम के बाद शरद को अपने उस काम से ऊब आ गई। यही कारण था कि तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ टाइम के लिए अब ये हेंचमैन वाले रोल्स लेंगे ही नहीं। उन्होंने एक टाइम पर काम ही छोड़ दिया और तभी उनका लक काम किया। उन्हें साउथ इंडस्ट्री से कॉल आया। कमल हसन ने गुनाह फिल्म ऑफर की और इस फिल्म के बाद ही रजनीकांत के साथ उन्होंने मनन फिल्म में काम की। मनन का जब तमिल वर्जन बना तो ये फिल्म भी उन्होंने ही की। कुछ इस तरह से साउथ इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलने लग गया। काम थोड़ा डिफरेंट मिलता था। बॉलीवुड से हटकर अब एक अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अलग तरीके का काम कर रहे थे। लेकिन उस टारगेट का क्या, जो टारगेट वो बनाकर आए थे, इंजीनियरिंग की डिग्री जिसके लिए छोड़ी थी, अपना शहर भोपाल जिसके लिए छोड़ा था, मुंबई जिस काम के लिए आए थे, वो काम तो अभी तक हुआ नहीं। हीरो वाला रोल तो अभी तक मिला ही नहीं। अभी तक छोटे मोटे किरदार ही चल रहे हैं। कब इंडस्ट्री तारीफ करेगी, कब इंडस्ट्री पहचानेगी। इसी दौरान अब्बास मस्तान साहब के साथ शरद सक्सेना की एक बार बात हुई और उन्होंने अपने करियर को लेकर उनसे डिस्कस किया कि मैं इस रोल को कब तक खींच लूंगा। तब उन्होंने कहा कि ये हेंचमैन और चमचे वाले रोल करके तुम कभी स्टार बन ही नहीं पाओगे, तुम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से करना शुरू करो, तब जाकर तुम पब्लिक की नजर में आओगे। तो उन्होंने नेगेटिव किरदार के साथ तब कॉमेडी करना शुरू कर दी थी और पहली बार वो एज ए नेगेटिव कॉमिक कैरेक्टर नजर आए थे फिल्म मिस्टर इंडिया में। शरद बताते हैं कि शेखर कपूर ने जब इस फिल्म को उन्हें नरेट किया था तब कहा ही ये था कि आप हो नेगेटिव लेकिन कार्टून कैरेक्टर हो, इसीलिए आपको वो कॉमेडी का कोशन भी अपने कैरेक्टर में बना के रखना है। और वहां से शुरू हुआ इनका नेगेटिव प्लस कॉमिक कैरेक्टर। त्रिदेव, घायल, अग्निपथ बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा थे, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सेट पर रहते थे, लेकिन उनके सीन्स और शॉट्स बहुत छोटे थे। अभी भी उनका स्क्रीन टाइम फिल्मों में कुछ खास नहीं बढ़ा था। बादशाह, डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और उसके बाद आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म के बाद से शरद का वो वाला सफर शुरू हुआ जिस सफर का वो इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली सुनील शेट्टी की एक फिल्म आई थी आगाज और इसमें भी उन्होंने नेगेटिव किरदार ही किया था। इस फिल्म के एक सीन में शरद को सुनील शेट्टी अच्छा खासा मारते हैं, उन्हें गंजा करते हैं और नंगा करके घुमाते हैं। इस फिल्म में शरद ने वाकई में अपना सर मुंडवाया था। फिल्म
फिल्म खत्म हो गई, रिलीज हो गई। बाद में जब उनके बाल आए तो वो डायरेक्ट सफेद ही आए और उन सफेद बालों को उन्होंने काला कभी किया ही नहीं। उन सफेद बालों के बेसिस पर उन्हें साथिया में रानी मुखर्जी के पिता का किरदार मिला। ये किरदार तो छोटा था, लेकिन यशराज की फिल्म में काम कर रहे थे, फिल्म सक्सेसफुल रही और इस फिल्म में एक डिफरेंट तरह के कैरेक्टर में वो नजर आए थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इन्हें चमचा और फाइटर से हटकर अब पिता के, अंकल के, नाना या दादा के रोल में देखना शुरू कर दिया था। यानी कि अब जो काम मिल रहा था वो सिर्फ बॉडी के कारण नहीं बल्कि एक्टिंग टैलेंट के बेसिस पर मिल रहा था। वो एक्टिंग जो 70 में वो दिखाना चाहते थे उसकी वैल्यू अब 2000 के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को मालूम होने लगी थी और तब से उन्हें कुछ बेहतर रोल्स करने का मौका मिल गया। साथिया से पहले गुलाम फिल्म में भी इनका काफी प्रोमिनेंट रोल था और उस किरदार ने भी इनके करियर में एक बहुत बड़ा उछाल लाया था। हेरा फेरी, भागम भाग, रेडी, बॉडीगार्ड, ये वो फिल्में हैं जिसमें शरद सक्सेना नजर आते रहे और पिछला जो काम उन्होंने 30 सालों तक किया था उससे हटकर इंडस्ट्री ने उन्हें काम ऑफर करना शुरू कर दिया था। सलमान खान और उनकी फैमिली शरद की काफी क्लोज रही है। जहां सलमान के पिता सलीम खान साहब ने शरद की हेल्प की है, वहीं सलमान खान ने शरद की बेटी वीरा जो है उसको सिंगिंग में चांस दिया रेस 3 में गाना गवाकर। वैसे वीरा कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी है जिसमें से एक है हंटर। शरद का एक बेटा भी है जो कनाडा सेटल हो गया है। शरद सक्सेना ने नो डाउट इंडस्ट्री में 45 से भी ज्यादा साल निकाल दिए हैं, लेकिन पहले 30 साल तक तो इंडस्ट्री ने इन्हें टाइपकास्ट करके ही रखा था। 2000 निकलते निकलते लोगों को इनकी अहमियत समझ आई, जिसके बाद इन्हें कुछ हट के रोल्स ऑफर होने लगे। जिस बॉडी को आज लोग हीरो की एक टॉप की पहचान मानते हैं, उसी बॉडी के कारण पहले उन्हें रिजेक्ट किया गया और उन्हें फाइटर के किरदार दिए गए। वो 30 साल तो उन्होंने फाइट कर लिए, लेकिन ये सफर बहुत लंबा था, स्ट्रगल बहुत लंबा था और शरद यही कहते हैं कि भले ही उन्होंने 30 साल तक 250 फिल्मों में 3 शब्दों के डायलॉग ही बोले हो, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं जिनसे मुझे तारीफ मिल गई, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। अवार्ड्स तो इंडस्ट्री ने नहीं दिए इन्हें, लेकिन जब प्राण साहब का कॉल आया उन्हें और प्राण साहब ने इनकी एक्टिंग देखी थी आज का गुंडा राज में, उसके बाद प्राण साहब ने इनकी काफी तारीफ की और इन्हें मिलने के लिए भी बुलाया। इसी तरह से इन्होंने एक कानून नाम के टीवी सीरियल में काम किया था जिसमें दादा मुनि एंड में कुछ नरेट करके जाते थे और उस सीरियल के दौरान ही दादा मुनि ने भी इनकी तारीफ की थी और फिर उनके साथ लंच किया था। ये कुछ मोमेंट हैं इनके 45 साल के करियर के जिससे इनका ये इतना लंबा सफर तय हुआ, वरना शरद चाहते तो बीच में ये फील्ड छोड़कर कोई अच्छी खासी इंजीनियरिंग जॉब पकड़कर अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। एक आराम की 9 to 5 जॉब करके एक आराम की जिंदगी जी रहे होते, लेकिन एक्टर बनना इनका सपना था और इस सपने के लिए इन्होंने कुछ महीनों का नहीं बल्कि इतने सालों का सफर तय किया और आज ये मानते हैं कि हाँ, पहले 30 साल मुश्किल जरूर थे, लेकिन फाइनली वो इतने साल सरवाइव कर गए। अब सोचिए, यहाँ इंडस्ट्री में आज की डेट में एक्टर्स 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा अपने आप को 3 साल देते हैं और उसके बाद कुछ और जॉब पकड़ लेते हैं कि होना होता तो हो जाता, अब शायद ये फील्ड ही हमारे लिए नहीं रखा है, इसलिए हम कहीं और जाते हैं। कम ही लोग होते हैं जो इस तरह के डेडिकेशन के साथ आते हैं, इतना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। शरद सक्सेना ने अपनी पूरी जवानी सैक्रिफाइस कर दी, पूरे जीवन भर वो हेंचमैन बने रहे और जब बुढ़ापा आया तो फिर इनकी एक्टिंग को पहचान मिली। हमारी इंडस्ट्री ऐसे कलाकारों के बारे में बात ही नहीं करती है, ना ही इनके कई इंटरव्यूज छपते हैं और ना ही कभी इनके आर्टिकल्स आते हैं। हालांकि कुछ एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इनके इंटरव्यू लिए हैं और उसी इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी की ये जो दास्तां बताई वो सुनकर वाकई में रोना आ जाए। शरद सक्सेना का कौन सा किरदार, कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।